स्वागत है सभी विद्यार्थियों का आपके अपने चैनल जीआर क्लासेस में। कल वाली प्रीवियस क्लास में हमने आपको बताया था 5.1। आपने 5.1 अर्थात सातत्य परीक्षण को अच्छी तरह से सीख लिया था। पिछले लेक्चर में हमने आपको सभी 34 लगभग 34 क्वेश्चंस थे, वो आपने सॉल्व कर लिए हैं। और आज हमारा कॉन्सेप्ट रहने वाला है अवकलनीयता, डिफरेंशिएबिलिटी। आज इस लेक्चर में हम सीखेंगे अवकलन। डियर स्टूडेंट्स, मान लीजिए आपको कोई फलन दिया गया है तो आप उस फलन को मानेंगे y बराबर, और याद रखना y का x के सापेक्ष जो अवकलन होता है उसे कहते हैं dy ओवर dx। अर्थात y का x के सापेक्ष अवकलन dy ओवर dx। अवकलन किसी राशि में दूसरी राशि के सापेक्ष परिवर्तन की दर को अवकलन कहा जाता है। समझ गए होंगे? तो देखिए, आपका क्वेश्चन नंबर है 1। इसको आप क्या करेंगे, मान लेंगे। माना y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखिए, ये वाला फलन दिया गया है आपको। डियर स्टूडेंट्स, होता क्या है, फलन आप इस चैप्टर में दो प्रकार के सीखेंगे। नंबर 1 स्पष्ट फलन, नंबर 2 अस्पष्ट फलन। एक तो होते हैं स्पष्ट फलन और दूसरे होते हैं अस्पष्ट फलन, क्लियर फंक्शन और नॉन क्लियर फंक्शन। होता क्या है इन दोनों प्रकार के फलनों में, यदि किसी फलन में चर राशि x का ही प्रयोग किया गया है तो ऐसे फलन को हम स्पष्ट फलन कहते हैं, और ऐसे फलन को हम y के बराबर मान करके उनका अवकलन करते हैं। देखो, इसमें y नहीं दिया गया था क्वेश्चन नंबर 1 में। देख लो, आपको ये वाला फलन दिया गया था। समझ गए होंगे मेरी बात को? तो ये स्पष्ट फलन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप अस्पष्ट फलनों का अध्ययन करेंगे। अस्पष्ट फलनों में क्या होता है, अस्पष्ट फलनों में y और x दोनों राशियों के रूप में आती हैं। तो चलिए अभी फिलहाल स्पष्ट फलनों को, माना y बराबर, क्या कर लिया आपने, जिस फलन का आपको अवकलन करना है उसे y बराबर मान लेते हैं। तो लो, हमने मान लिया y बराबर साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। देखो डियर स्टूडेंट्स, यदि आपको साइन एक्स का अवकलन करना है तो आप लिखेंगे डी ओवर डी एक्स साइन एक्स। ये होता है आपका कॉस एक्स। समझिए, आप किसी फलन का अवकलन करने के लिए कितने प्रकार के फलन होते हैं, हालांकि इसकी आवश्यकता नहीं है। यहां पर एक आईलेट वर्ड होता है, आई फॉर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, एल फॉर लॉगरिथमिक फंक्शंस, ए फॉर अलजेब्रिक फंक्शंस, टी फॉर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस, ई फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शंस। आई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन अर्थात प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, एल लॉगरिथमिक फंक्शंस अर्थात लघुगणकीय फलन, ए अलजेब्रिक फंक्शंस अर्थात बीजगणितीय फलन, टी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस अर्थात त्रिकोणमितीय फलन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शंस अर्थात चरघातांकीय फलन। तो आप पूरे वाले अवकलन और समाकलन के कॉन्सेप्ट में इन 5 प्रकार के फलनों का अवकलन और समाकलन सीखेंगे। तो देखो, इस वाले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। यह फलन है साइन एक्स। क्या है? साइन एक्स। डियर स्टूडेंट्स, देखो यहां पर
कोण के रूप में अर्थात एंगल के रूप में x का प्रयोग किया गया है। किसका प्रयोग किया गया है? x का। तो देखो साइन x का अवकलन होता है cos x। अब होता क्या है, एक श्रृंखला नियम होता है जिसको हम बोलते हैं चेन रूल। अवकलन का एक तरीका है जिसे बड़े कॉम्पिटिटिव तरीका माना जाता है। इसमें देखो ये x है, तो आप इसकी तुलना इससे कराओ तो आप देखेंगे साइन x अर्थात x के स्थान पर x स्क्वायर प्लस 5 प्रयोग किया गया। देख लो x के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है? x स्क्वायर प्लस 5। तो आपको क्या करना होगा, इसकी तुलना अगर इससे करेंगे तो x के स्थान पर हो गया x स्क्वायर प्लस 5। तो आप इसको x मान लो, सिर्फ मान लो। और जिस इनको निहित फलन कहा जाता है, फलन में फलन लगे होते हैं, तो जिस हिस्से को आप x मानेंगे उसका अवकलन दोबारा से कर देंगे। क्या होगा? दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, देखो डियर स्टूडेंट्स, y का अवकलन x के सापेक्ष होता है dy ओवर dx। याद रख लेना, y में x के सापेक्ष परिवर्तन की दर होती है dy ओवर dx। अब देखो इस फलन को चेक करो, ये साइन x, देखो x स्क्वायर प्लस 5, इसको आपने क्या मान लिया है? x। तो इसको पढ़ेंगे साइन x, और देख लो साइन x का अवकलन होता है cos x। तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos x स्क्वायर प्लस 5। और डियर स्टूडेंट्स, जितने हिस्से को आप x मानते हैं उसका अवकलन द्वारा कर देते हैं। तो आ जाइए d ओवर dx x स्क्वायर प्लस 5। बताइए, यदि किसी स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट करके पूछ ले। देखो अभी हमने क्या किया है, x स्क्वायर प्लस 5 को x मान करके साइन x का cos x कर दिया। अब जितना हिस्सा माना था उसका अवकलन दोबारा से होगा। तो अभी साइन फलन का अवकलन हो गया, अब ये बीजगणितीय फलन रह गया। तो चलो dy ओवर dx बराबर cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू, देखो एक सूत्र होता है d ओवर dx x की पावर n बराबर n x की पावर n माइनस 1। ये सूत्र आपने अवकलन में सीखा है। तो इसकी तुलना देखो, x स्क्वायर का अवकलन करना है तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2x। कैसे? x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 2x की पावर 2 माइनस 1, इसके हिसाब से देख लो, यहां पर लिख लेता हूं x स्क्वायर बराबर, देखो n का मान कितना है? 2, तो 2x की पावर 2 माइनस 1, तो क्या बन जाएगा? 2x, क्योंकि एक घात को लिखा नहीं जाता है। समझ गए होंगे? देखो x स्क्वायर का अवकलन हो गया 2x। ये है तुम्हारा अचर फलन, और अचर फलन को हम c से प्रकट करते हैं और c का अवकलन होता है 0। तो चलो 5 का अवकलन हो गया 0। चलिए देखो dy ओवर dx बराबर, चेक करना इस वाले कोष्टक का मान कितना हो जाएगा? 2x। तो 2x को आगे लिख लो, 2x cos x स्क्वायर प्लस 5। दिस इज योर आंसर। बता दीजिए। श्रृंखला नियम की सहायता से दिए गए फलन का अवकलन करने के लिए कुछ भी नहीं करना है, आपको सिर्फ सूत्र याद होने चाहिए। यदि आपको सूत्र याद है तो आप सूत्र से उसकी तुलना करा दो। देखो आपको साइन x स्क्वायर प्लस 5 का अवकलन करना है, साइन। तो साइन में मैंने आपको सूत्र लगाया है साइन x का, तो मान लीजिए ये x है, तो साइन x का अवकलन होता है cos x, तो ये cos x हो गया, और जितना माना उसे अवकलन द्वारा कर देते हैं। अब ये बन गया x स्क्वायर अर्थात x की पावर n 2x, और 5 का हो गया 0। तो इस
इस वाले कोष्टक का मान आएगा 2x, जिसे हमने आगे लिख लिया और ये द्वारा आंसर हो गया। चलिए समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर यदि नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। क्लियर हो गया होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 2, देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 है आपका कॉस साइन एक्स। मान लीजिए माना y बराबर कॉस साइन एक्स। आ जाइए बोर्ड पर। यहां तक यदि किसी को प्रॉब्लम हो तो बड़ी आसानी से हमें वो कमेंट करके पूछ सकता है। देख लीजिए, देखो मैंने आपको एक सूत्र लिखाया है डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स। डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स का मतलब होता है एक्स के सापेक्ष कॉस एक्स का अवकलन, और ये होता है तुम्हारा माइनस साइन एक्स। नोट कर लीजिए इस वाले सूत्र को। टेक्स्ट बुक, रफ कॉपी और पेन या पेंसिल लेकर के बैठा करें। जो भी कोई महत्वपूर्ण बिंदु आए उसे नोट कर लिया करो और उसे बाद में याद कर लिया करो, क्योंकि यदि महत्वपूर्ण बिंदुओं को आप याद नहीं करेंगे तो आप सब्जेक्ट पर ओवरकम नहीं कर पाएंगे। लो, कॉस एक्स का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन एक्स। तो कॉस एक्स का अवकलन, इसमें क्या लिखा है यहां पर? एक्स, लेकिन इसमें देखो देखो कॉस एक्स, यहां पर देखो कॉस साइन एक्स, तो एक्स के स्थान पर क्या आ गया? साइन एक्स। समझ गए? आप जिस फलन का अवकलन कर रहे हैं उस वाले फलन की तुलना आप अवकलन के सूत्रों से करा दो। तो x के स्थान पर आपको जो कुछ भी दिखाई दे उसको आप x मान लो और x मान करके अवकलन कर दो। लो, हमारा सूत्र है डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स। कॉस के साथ x, लेकिन इसमें कॉस के साथ साइन x है, तो हमने क्या किया? इस साइन x को x मान लिया। तो इसको हम पढ़ेंगे कॉस x, और कॉस x का अवकलन क्या होता है? माइनस साइन x। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन हो जाएगा dy ओवर dx। इसको याद रखना, y का x के सापेक्ष अवकलन होता है dy ओवर dx। अब देखो, वैसे तो ये cos sin x है, लेकिन ये फलन सूत्र में होता है cos x, तो इसको हम x मान लेंगे और x मानेंगे तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x। तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस साइन x। देखो मानते हैं, सिर्फ x को सिर्फ मानते हैं, लिखते जो भी फलन होता है उसे ही। तो ये cos x है, तो cos x का अवकलन होता है माइनस साइन x, तो cos x का अवकलन हो गया माइनस साइन x। और जितने हिस्से को हम मान लेते हैं उसका अवकलन द्वारा कर देते हैं। तो लो, बता दीजिए कोई प्रॉब्लम हो तो। cos sin x का अवकलन करेंगे तो माइनस साइन x, और साइन x का द्वारा से होगा। ये हो जाएगा तुम्हारा डी वाई ओवर डी एक्स बराबर माइनस साइन x डॉट डॉट मतलब गुणनफल, साइन x का हो जाएगा cos x। दिस इज योर आंसर। बता दीजिए, यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो हमें बता सकता है। साइन x का अवकलन होता है cos x। क्लियर हो गया? बताइए जरा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फिर जहां पर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें बता सकता है। कुछ भी नहीं है, आप अपने सवाल अर्थात जिस फलन का अवकलन कर रहे हैं उस फलन की तुलना करा दो सूत्रों से।
तो सूत्र में लिखाया गया है तुम्हें cos x, तो cos x का होता है माइनस साइन x, लेकिन इसमें आ गया है cos sin x, अर्थात x के स्थान पर sin x, तो इसको आप मान लो x। जब आप इस फलन को x मान लेंगे तो ये बन जाएगा cos x, और cos x का अवकलन होता है sin x। देखो x के स्थान पर x, और जितने हिस्से को आप मानेंगे उसका अवकलन दोबारा से कर देंगे, sin x का होता है फिर cos x। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, सभी सूत्रों को याद कर लें सभी बच्चे। y का x के सापेक्ष अवकलन dy ओवर dx। क्वेश्चन नंबर 3 माना, देखो आपको क्वेश्चन नंबर 3 में ये वाला फलन दिया गया है साइन ax प्लस बी। लो आपको ये वाला फलन दिया गया है साइन ax प्लस बी। देखना जरा, मैंने तुम्हें सूत्र में लिखाया है d ओवर डी एक्स साइन एक्स, तो इस वाले और इस वाले की तुलना करो तो देखो ये हिस्सा x के स्थान पर ये हिस्सा निहित है, अर्थात इस फलन में x के स्थान पर ax प्लस बी निहित है। इनको निहित फलन कहते हैं, और चेन रूल की सहायता से आप निहित फलनों का अवकलन बड़ी आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। लो साइन एक्स का अवकलन क्या होता है cos x, अभी भी बताया था मैंने। तो माना y बराबर साइन ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन करना है। अरे करना तो आपको इसका है साइन ए एक्स प्लस बी का, और निहित फलन को हम मान लेते हैं y बराबर, तो लो ये y बराबर मान लिया, और दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो y का अवकलन हो जाएगा dy ओवर dx। लो साइन x का होता है cos x, लेकिन x के स्थान पर क्या आ गया है ax प्लस बी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos ax प्लस बी, और जितने हिस्से को आप मानेंगे उसका अवकलन दोबारा से कर देंगे, और अवकलन का प्रतीक होता है d ओवर dx। तो यहां पर आ जाओ आप, साइन x का अवकलन cos x, तो आप इस वाले हिस्से को देखो, इस वाले हिस्से को x मान लो, और जैसे ही आप इस वाले हिस्से को x मान लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा साइन x, और साइन x का अवकलन हो जाता है cos x। लो ये वाला सूत्र, साइन x का अवकलन cos x, लेकिन ध्यान रखना आपने ax प्लस बी को x माना है, आपने ax प्लस बी को x माना है, लेकिन जिस जगह पर आपको x की आवश्यकता होगी वहां पर लिखा ax प्लस बी जाएगा। तो देखना जरा, साइन x का अवकलन cos x, लो cos x अर्थात ax प्लस बी, नोट कर लो साइन x का अवकलन cos x, और जितने हिस्से को आपने x माना है उसका अवकलन दोबारा से कर देंगे। तो जिस फलन का अवकलन करना होता है उसके सामने d ओवर dx लगा देते हैं। लो तो ax प्लस बी का दोबारा से करना है। चलिए dy ओवर dx बराबर cos ax प्लस बी इंटू, देखो इस वाले कोष्टक का अवकलन होना है। तो डियर स्टूडेंट्स ये ध्यान रखना कि स्वेच्छ अचर राशियां जब गुणांक में लगी हो तो उनके अवकलन नहीं किए जाते हैं। x का अवकलन होता है 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा a गुणा 1, और स्वेच्छ अचर राशियां अचर पद में लगी होती हैं तब उसका अवकलन होता है 0, तो b का अवकलन हो जाएगा 0। तो dy ओवर dx बराबर, देखो इस वाले कोष्टक का मान a का 1 में गुणा करेंगे तो a, और a में a 0 जोड़ेंगे तो a, तो इसको आगे लिख देते हैं a cos ax प्लस बी, दिस इज योर आंसर। बता दीजिए, यहां तक यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें बता सकता है।
देख लीजिए, a cos a x प्लस b, बताइए y बराबर दिया है साइन ए एक्स प्लस बी, तो ए एक्स प्लस बी को हम मान लेंगे x, तो ये बन जाएगा साइन एक्स, जिसका अवकलन होता है कॉस एक्स। मुंह से हम x बोल रहे हैं, लेकिन x के स्थान पर प्रतिस्थापित ए एक्स प्लस बी होगा, और ए एक्स प्लस बी का अवकलन दोबारा से कर देंगे। जब फलन में फलन निहित हो, तो निहित फलन को पूर्ण फलन बनाने के लिए x मान लेते हैं और उस x वाले फलन का अवकलन दोबारा कर देते हैं। अगर इसमें भी निहित फलन होता तो इसमें भी माना जाता। समझ गए? आगे बढ़े। क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4, माना y बराबर सेक, देखो आपको त्रिकोणमिति में 6 फलन ज्ञात हैं, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कोसेक एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, ये 6 त्रिकोणमिति हैं। लेकिन इन सभी फलनों में इनके साथ x है, परंतु यदि इन फलनों में x के स्थान पर कोई बदलकर फलन आ जाए तो वह निहित फलन बन जाता है। भाई फलन तो साइन जैसे सेक है, तो फलन तो सेक एक्स होता है, लेकिन यदि x के स्थान पर अलग से कोई फलन आ गया तो ये वाला निहित फलन बन जाएगा, और निहित फलनों का अवकलन हम बड़ी आसानी से चेन रूल की सहायता से ज्ञात कर लेते हैं। तो चलिए, इस वाले क्वेश्चन में दिया है आपको सेक और x के स्थान पर दे दिया है टेन रूट x। चलिए, यहां तक यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें अच्छी तरह से बता सकता है। बताइए, ये वाला फलन दिया गया है तुम्हें, देखना जरा त्रिकोणमिति में आपको क्या फलन ज्ञात है सेक में, सेक एक्स, लेकिन हम देख रहे हैं कि x के स्थान पर क्या आ गया है, टेन रूट x। देख लो, अगर इस बॉक्स में जो फलन लिखा हुआ है इसके स्थान पर x होता तो इसको हम सेक x पढ़ते, और सेक x का अवकलन बड़ी आसानी से कर लेते। सेक x का अवकलन क्या होता है, सेक x टेन x। तो चलिए, लेकिन ये सेक x नहीं है, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन हो जाएगा तुम्हारा dy ओवर dx। देखो, सेक x का अवकलन होता है सेक x टेन x, लेकिन हम देख रहे हैं कि x के स्थान पर है हमारा टेन रूट x, तो दोनों ही जगह पर टेन रूट x लग जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेक टेन रूट x, टेन रूट x, और जितने हिस्से को आपने x माना, देखो सेक x, आपने टेन अंडर रूट x को x मान लिया है, तो ये सेक x बन गया, सेक x के हिसाब से अवकलन हुआ, लेकिन जितने को आपने माना उसका अवकलन दोबारा से कर देंगे ऐसे, d ओवर dx टेन रूट x। अब देखो, अब आपको टेन रूट x का अवकलन करना है, इसका अवकलन अब किसका करना है, टेन रूट x का। बड़ा सिंपल सा फंडा है, बड़ी आसानी से अवकलन ज्ञात कर लेते हैं। जब भी आप किसी फलन का अवकलन कर रहे हैं, नोट कर लो, उस फलन का तुम्हें सूत्रों से तुलना करनी होगी। जैसे कि अब आप टेन रूट x का अवकलन कर रहे हैं और किसी भी सूत्र में टेन रूट x का अवकलन आपको नहीं लिखाया गया है, तो किसका लिखाया गया है, टेन में टेन x का लिखाया गया।
इसका लिखाया गया। तो हुआ क्या है, x के स्थान पर रूट x आ गया है। नोट कर लो, x के स्थान पर क्या आ गया है, रूट x आ गया है। तो आप इसको मान लो कि ये x है। मान लो, लिखना नहीं है, सिर्फ मान लीजिए। इसको क्या मान लेंगे आप, ये x है। तो उस दशा में आप इसको पढ़ेंगे tan x, और याद रखना tan x का अवकलन होता है sec स्क्वायर x। चलिए, dy ओवर dx बराबर sec tan रूट x tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x। और डियर स्टूडेंट, जितने हिस्से को आप मानते हैं उसका अवकलन द्वारा से कर देते हैं, तो रूट x का अवकलन द्वारा से होगा। नोट कर लीजिए, अंडर द रूट ऑफ x का अवकलन 1/2 अंडर रूट x ये होता है। बता दीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो। आगे देखो, मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप जिस भी फलन का अवकलन कर रहे हैं, जिस भी फलन का अवकलन कर रहे हैं, उस फलन की तुलना अपने सूत्रों से कर लो। जैसे यहां पर आप tan अंडर रूट x का अवकलन कर रहे हैं, और किसी भी सूत्र में tan अंडर रूट x का अवकलन नहीं लिखाया गया है, आपको लिखाया गया है tan x का। लेकिन इसमें x के स्थान पर क्या है, रूट x, तो रूट x को आप x मान लो। तो tan x का अवकलन क्या होता है, sec स्क्वायर x। तो लो sec स्क्वायर रूट x, क्योंकि यहां रूट x है तो रूट x। और जिसको तुमने माना उसका अवकलन द्वारा से कर देना है। जिस फलन का अवकलन करना है उसके आगे d ओवर dx लगा दो। लो, अंडर रूट x का अवकलन d ओवर dx आ गया। d ओवर dx होता है तुम्हारा अवकलन का प्रतीक। तो चलिए, dy ओवर dx बराबर sec tan रूट x tan रूट x इंटू sec स्क्वायर रूट x, और ये हो जा तुम्हारा 1/2 अंडर रूट x। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम हो। अब देखो, अंडर रूट x का अवकलन आपके पास सीधा है, अर्थात अंडर रूट x का अवकलन आपको लिखाया गया है 1/2 अंडर रूट x। तो अब आपको दोबारा अवकलन करने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात किसी फलन का यदि आपके पास सीधा अवकलन है तो आप उसका सीधा अवकलन कर दो, उसके बाद मानने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, आपके पास tan रूट x का सीधा अवकलन नहीं है, ऐसे ही आपके पास sec tan रूट अंडर रूट x का अवकलन नहीं है। तो आप जब अवकलन करें तो ये देखते चले जाएं फलन में कि किसका अवकलन हमारे पास है। अब देखो, लास्ट में रूट x का अवकलन है, तो अब d ओवर dx की आवश्यकता नहीं है। अब तो आप बस इनको सेट कर दो। अगर आप चाहें तो इन सभी फलनों को ऐसे ही लिखे रहने दो, इसको थोड़ा सा आगे कर लो। dy ओवर dx बराबर 1/2 अंडर रूट x, और चाहो तो sec स्क्वायर को आगे लगा। वैसे होने जाना कुछ नहीं है, सभी गुणनफल में लगे हैं, और गुणनफल की संक्रिया क्रम विनिमय नियम का पालन करती है। आप किन्हीं भी फलनों को गुणा में आगे पीछे कर देंगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। थोड़ा सा मानक रूप का ध्यान रखना। तो sec tan रूट x, देखो यहां से इतने वाले हिस्से को देखो, चेक कर लो, सीधा सीधा चला है। अर्थात जिस भाग का अवकलन हो जाता है वो सीधा चलता जाता है, और शेष फलन का अवकलन आगे चर रूल से होता जाता है। तो चलो, sec tan रूट x देखो, sec tan रूट x tan रूट x sec स्क्वायर रूट x, और ये वाला आगे। दिस इज योर आंसर। डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हम एक चीज और भी देखते हैं कि हमारा अवकलन तो इस यहां तक हो गया, लेकिन यदि त्रिकोणमितीय फलनों में या त्रिकोणमितीय व्यंजकों में अभाज्य गुणनखंड उपस्थित हुए तब तो ये ठीक है, लेकिन यदि कोई भाज्य गुणनखंड हुआ तो इसको थोड़ा सरल करना पड़ता है। परंतु हम देखते हैं
कि इस सेक के लिए कोण अलग है और इस सेक के लिए कोण अलग है, तो यहां पर भाज्य गुणनखंड उपस्थित नहीं होंगे और ये वाला तुम्हारा आंसर हो जाएगा। दोबारा से समझ लीजिए थोड़ा। सेक एक्स के हिसाब से सेक एक्स tan x अवकलन हो गया। इसको जब x माना जाएगा तो इसको पढ़ेंगे सेक एक्स और सेक एक्स tan x, और जिसे माना गया उसका अवकलन द्वारा से। अब देखो ये ऐसा तो क्लियर हो गया तुम्हारा। अब बात आती है यहां पर, तो tan रूट एक्स का भी अवकलन आपको नहीं लिखाया गया है, आपको लिखाया गया है tan x का, तो अंडर रूट एक्स को आप x मान लो, तो उस हिसाब से हो जाएगा इसका सेक स्क्वायर एक्स। देखो रूट एक्स के स्थान पर रूट एक्स ही लिखा गया है, और जिसको आपने माना उसका अवकलन द्वारा से देख लो। क्लियर हो गया होगा। अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। अगर आप चाहो तो हम इसको एक्स की पावर n से भी समझा सकते। अंडर रूट का मतलब 1/2, समझ गए। अब ये बन गया एक्स की पावर n, तो ये होता है 1/2 एक्स की पावर n - 1, तो 1/2 एक्स की पावर -1/2, तो 1/2 इंटू 1/x की पावर 1/2, क्योंकि ऋणात्मक घातांक को नीचे ले जाकर के प्लस बनाया जा सकता है, तो ये हो जाएगा हमारा 1/2 गुणा 1/√x, जिसको बोलेंगे आप 1/2 x। नोट कर लो, चाहे तो याद कर लेना, नहीं ऐसे निकाल सकते हैं आप। बताइए जरा, यदि नहीं समझ में आया हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये हो गया आपका आंसर सेक tan √x का। देखो सेक में फलन है tan √x और tan √x में फलन है √x, और √x में कोई फलन नहीं, √x का अवकलन आपके पास सीधा है। चलिए देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया करें सभी, जिससे आप आसानी से सवालों को समझ सकें। सूत्रों को याद करके बैठिएगा। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में दिया है आपको sin ax प्लस बी माना y बराबर sin ax प्लस बी बटे cos cx प्लस डी। ये वाला फलन है, चेक कर लो। आपको फलन दिया गया है y बराबर sin ax प्लस बी अपॉन cos cx प्लस डी। डियर स्टूडेंट्स देखो, मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 4 तक कराए, और उन चारों ही प्रश्नों में आपने एक चीज नोटिस की होगी, प्रत्येक फलन में x केवल एक ही जगह पर प्रयोग किया गया था। याद रखना, यदि फलन में x का प्रयोग केवल एक बार ही किया गया है तो उस फलन में केवल एक ही फलन होता है। लेकिन अब हम यहां देखते हैं कि एक तो x इस वाले फलन में प्रयोग है और एक नीचे वाले में है। मैं दोबारा से समझा देता हूं तुमको। देखो पहला सवाल sin x² प्लस 5 था, दूसरा cos sin x था, तीसरा sin ax प्लस b था, चौथा sec कोष्टक में tan √x था। नोट करना जरा इन सभी सवालों में x का प्रयोग। देखो इस सवाल में केवल एक स्थान पर हुआ है, इसमें भी चेक कर लो एक स्थान पर हुआ है, इसमें भी चेक कर लो और इसमें भी चेक कर लो। इन चारों प्रश्नों में आप देख लो x का प्रयोग केवल एक स्थान पर हुआ है, और जिस फलन में x का प्रयोग केवल एक स्थान पर होगा वह सिंगल फलन होगा, एक ही फलन होगा। फलन के सवाल कह लो, जिस सवाल में x का प्रयोग एक स्थान पर हुआ है, चेक कर लो इनमें एक स्थान, लेकिन यहां पे देखो ऊपर भी लगा हुआ है और नीचे भी। तो इस सवाल में x में दो फलन दिए गए हैं, और वो भी दोनों फलन भागफल के रूप में दिए गए हैं। किस रूप में दिए गए हैं? भागफल के रूप में। तो देखो d/dx, अगर आपको कोई दो फलन भागफल में दिए तो भागफल को आप अंश और हर भी कह सकते हैं, अंश बटे हर।
आ जाइए जरा, आपको अंश में दिया है साइन ए एक्स प्लस बी और हर में दिया है कॉस सी एक्स प्लस डी। तो याद रखना, यदि दो फलन आपको अंश और हर में लगा करके दिए गए हों तो उन्हें भागफल नियम से अवकलन करते हैं, जिसका सूत्र होता है हर इंटू अंश का अवकलन। नोट करो, हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन बटे में लग जाता है हर का वर्ग। ये मैंने हिंदी में लिख दिया है आपको। अगर आप चाहें तो डी ओवर डी एक्स, इनको कुछ नाम देना चाहें फर्स्ट सेकंड, तो फर्स्ट को लगा दो अंश में और सेकंड को लगा दो हर में। तो ये हो जाएगा तुम्हारा सेकंड इंटू डी ओवर डी एक्स फर्स्ट माइनस फर्स्ट इंटू डी ओवर डी एक्स सेकेंड अपॉन सेकेंड का वर्ग। कैसे भी याद कर सकते हैं आप, चाहो तो कोई और नाम दे दो, ए बटे बी या यू बटे वी, कुछ भी प्रयोग कर सकते हैं। तो चलो आप यूपी बोर्ड से हैं या किसी भी बोर्ड से हैं, आप हिंदी में ही याद करो इसको, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर के रूप में। देखना जरा, यदि आपको दो फलन, एक फलन दिया गया है अंश में और एक फलन दिया गया है हर में, यदि आपको अंश और हर में दो फलन दिए गए हैं तो उन फलनों का आप इस वाले सूत्र से अवकलन करेंगे। नोट कर लो, तो अंश में दिया गया है साइन ए एक्स प्लस बी और हर में दिया गया है कॉस सी एक्स प्लस डी, जिसको हमने y बराबर मान लिया है। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का अवकलन हो जाएगा तुम्हारा dy ओवर dx। चलो, ये है तुम्हारा अंश और ये है हर। तो नोट करो यहां से, अंश बटे हर अर्थात भागफल नियम। तो हर इंटू अंश का अवकलन, तो हर क्या है आपका कॉस सी एक्स प्लस डी। देखो हर कॉस सी एक्स प्लस डी, देखो हर इंटू अंश का अवकलन, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी ओवर डी एक्स अंश। अंश का मतलब साइन ए एक्स प्लस बी। बता दीजिए जरा, देखो हम यहां तक पहुंच गए, हर इंटू अंश का अवकलन, हर इंटू अंश, देखो हर है कॉस सी एक्स प्लस डी और अंश है साइन ए एक्स प्लस डी माइनस, इसको थोड़ा साफ कर देते हैं। देखो माइनस के बाद क्या लिखा है अंश, तो देखो अंश है तुम्हारा साइन ए एक्स प्लस बी, तो यहां पर लिख लेंगे साइन ए एक्स प्लस बी। अंश के बाद इंटू डी ओवर डी एक्स हर, तो डी ओवर डी एक्स हर का मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी। बताइए जरा, और पूरा का बटे करके हर का वर्ग, हर का मतलब कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी का वर्ग। बता दीजिए जरा, कुछ नहीं करना है, जब आपको दो फलन भागफल के रूप में दिए गए हैं तो आप इस सूत्र की सहायता से हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन की सहायता से ऐसे उनका अवकलन कर सकते हैं। अभी आपने अवकलन किया नहीं है, अभी तो आपने अवकलन के रूप में रखा है। क्लियर हो गया होगा? सभी बच्चे जो भी हमारी क्लास को ले रहे हैं, विनम्र आग्रह है कि वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट करने में लापरवाही ना करें। लाइक कमेंट शेयर दबा करके करें, जिससे थोड़ा सा हमारा भी मनोबल अपग्रेड होता रहेगा। तो डी वाई ओवर डी एक्स नोट कर लो, ये है तुम्हारा अंश साइन ए एक्स प्लस बी और ये है हर कॉस सी एक्स प्लस डी। लो, अंश में हमने लिख दिया है साइन ए एक्स प्लस बी और हर में लिख दिया है कॉस सी एक्स प्लस डी। इनको ही आप इस सूत्र में फिट कर दो। देखो हर, देखो यहां पे हर,
तो हर के स्थान पर आ गया cos cx प्लस डी इंटू डी ओवर डी एक्स अंश, तो डी ओवर डी एक्स अंश, अंश का मतलब साइन ए एक्स प्लस बी, उसके बाद माइनस, तो माइनस के बाद अंश, तो देखो द्वारा से अंश लिख लिया, इंटू डी ओवर डी एक्स हर, तो देखो हर आ गया, बटे हर का वर्ग, तो हर का वर्ग। क्लियर हो गया होगा। चलो अब इस सूत्र को लगाने के बाद आप देखो, आपको अवकलन केवल उन फलनों का करना है जिनके आगे डी ओवर डी एक्स लगा है। तो लो, डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी के सामने है, इसके सामने नहीं, तो इसको सीधा का सीधा लिख लेंगे, तो कॉस सी एक्स प्लस डी। बताइए जरा, कॉस सी एक्स प्लस डी। अब देखो, अभी मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4 में क्या समझाया था कि जिस फलन का आपको अवकलन करना है, जिस फलन का आप अवकलन कर रहे हैं उसकी तुलना आप अपने सूत्रों से कराएं। देखो अब आप अवकलन कर रहे हैं साइन ए एक्स प्लस बी का, सर पता कैसे चलेगा, स्टूडेंट्स की शिकायत रहती है, सर पता कैसे चलेगा कि हम कौन से फलन का अवकलन कर रहे हैं। नोट करो, जिस फलन के आगे डी ओवर डी एक्स लिखा है उस फलन का अवकलन होगा। तो नोट करो, डी ओवर डी एक्स साइन ए एक्स प्लस बी के सामने रखा है, और अगर साइन ए एक्स प्लस बी की तुलना आप अपने सूत्रों से करेंगे तो देखो सूत्र में लिखाया गया था तुमको डी ओवर डी एक्स साइन एक्स, जिसका अवकलन होता है कॉस एक्स। नोट करो, इससे तुलना करो इसकी, तो डी ओवर डी एक्स साइन एक्स के स्थान पर आ गया है तुम्हारा ए एक्स प्लस बी। नोट कर लीजिए, देखो इसकी तुलना कराओ इससे, साइन के बगल में कोण के रूप में लिखा है एक्स, और यहां पर एक्स के स्थान पर लिखा है ए एक्स प्लस बी। तो डियर स्टूडेंट्स, एक्स के स्थान पर जो भी बदल कर आया है उसे आप एक्स ही मान लो, तो इसको मान लो कि ये एक्स है, तो ये साइन एक्स हो जाएगा, और साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कॉस एक्स, तो ये हो जाएगा कॉस ए एक्स प्लस बी। नोट करो, साइन एक्स अवकलन कॉस एक्स, लेकिन जिस हिस्से को आप एक्स मानते हैं उसका अवकलन द्वारा करना होगा तुम्हें, इसको बोलते हैं चेन रूल। तो लो, डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी, इसका अवकलन दोबारा होगा, अर्थात अब साइन का अवकलन हो चुका है। क्लियर। माइनस, देखो इसके सामने डी ओवर डी एक्स नहीं लगाया तो इसे सीधा लिख लेंगे, साइन ए एक्स प्लस बी। देखो अब आपको इसका अवकलन करना है कॉस सी एक्स प्लस डी का। देखना जरा, मैंने कॉस में क्या सूत्र लिखाया है आपको, डी ओवर डी एक्स कॉस एक्स बराबर होता है माइनस साइन एक्स। देख लो ये एक्स है, लेकिन इसमें एक्स के स्थान पर सी एक्स प्लस डी है। क्या करना है, कई बार बता दिया मैंने, एक्स के स्थान पर बदलकर जो कुछ भी फलन आ गया है उसे आप एक्स मान लो। देखो एक्स के स्थान पर आ गया है सी एक्स प्लस डी, आप इसको एक्स मान लो, तो ये हो जाएगा तुम्हारा cos x, और cos x का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन एक्स। तो लो ये लिख दिया माइनस साइन एक्स, माइनस साइन सी एक्स प्लस डी। और याद रखना, जिसको भी आप x मानते हैं, आपने इतने हिस्से को x माना है, देखो इसको, तो इसका अवकलन दोबारा से हो जाएगा डी ओवर डी एक्स सी एक्स प्लस डी। बताइए, ये सूत्र हटा दिए गए यहां से। सूत्रों को तो आपको याद करना होगा, बाकी जिम्मेदारी हमारी है समझाने की। चलिए, अपॉन हर का वर्ग, आप चाहो तो ब्रैकेट को हटा दो, और याद रखना जैसे कि यदि साइन थीटा वर्ग में लगा करके स्क्वायर लगाए, तो जब कोष्टक को हटाएंगे तो वर्ग साइन पे आएगा न कि थीटा पे, याद रखना। तो इसको हटाएंगे तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा, ये कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। बताओ, किसी डियर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें बता सकता है, क्योंकि हम बिल्कुल फ्री हैं तुम्हें समझाने के लिए। आज एक एक पॉइंट को सीधा आपके दिमाग में पहुंचाने के लिए तैयार हो गए हैं। जेआर क्लासेस से आपकी कनेक्टिविटी व्यर्थ नहीं जाएगी, आप इंटरमीडिएट स्तर में निश्चित रूप से 90+% मार्क्स ग्रहण करेंगे। देखो
ये दो फलन लगे थे भागफल के रूप में, जिसमें ये था अंश और ये था हर। तो हर इंटू अंश का अवकलन माइनस अंश इंटू हर का अवकलन अपॉन हर का वर्ग। पहली पंक्ति में सिर्फ हमने रखा, दूसरी में अवकलन किया, क्योंकि निहित फलन थे इसलिए सिंगल टाइम में अवकलन नहीं हो पाया। याद रखना, जब फलन में फलन लगा होगा तो उसका अवकलन सिंगल टाइम में नहीं होगा, उसका अवकलन पहले x के स्थान पर जो फलन लगाया है उसका अवकलन x मान के करेंगे और माने हुए हिस्से का अवकलन दोबारा से करेंगे। उदाहरण की तरफ यहां देख लो, देखो sin x फलन होता है, लेकिन x के स्थान पर क्या है ax प्लस बी। तो हमने क्या किया, इसको x मान करके cos x कर दिया और इसका अवकलन दोबारा हो रहा है। देखो अभी आप इसमें देख लीजिए डी ओवर डी एक्स ए एक्स प्लस बी, डी ओवर डी एक्स सी एक्स प्लस डी, इनके अवकलन और होने हैं। चलो आगे बढ़ो। तो डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, क्रम से लगाना चाहें तो लगा सकते हैं क्योंकि इसमें कोण ए बी चल रहा है, इसमें सी डी, या फिर अभी इसका भी अवकलन होना है। तो कॉस सी एक्स प्लस डी कॉस ए एक्स प्लस बी इंटू, देखो इसका अवकलन, इनका तो इंटू हो गया। मैंने अभी भी बताया था आपको कि जो चर राशियों के गुणांक के रूप में राशियां होती हैं, स्वेच्छा चर राशियां, उनका अवकलन जीरो नहीं होता, अर्थात उनका तो अवकलन होता ही नहीं। तो देखो ए का नहीं होगा, एक्स का होगा, केवल ए एक्स, तो एक्स का अवकलन होता है एक, और बी है अचर पद जिसका अवकलन हो जाएगा जीरो। देखो एक माइनस ये रही और एक माइनस ये रही, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगी प्लस, साइन ए एक्स प्लस बी साइन सी एक्स प्लस डी। देखो साइन ए एक्स प्लस बी ये आ गया, ये वाली माइनस और ये वाली माइनस मिलकर के हो गई प्लस, साइन सी एक्स प्लस डी आ गया। अब देखो, अब आपको अवकलन करना है सी एक्स प्लस डी का। आप जिस राशि के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं उस राशि के गुणांकों का अवकलन नहीं किया जाता है, और उस राशि से स्वतंत्र पदों के अवकलन जीरो होते हैं। तो लो, ये सी एक्स का गुणांक है और एक्स के ही सापेक्ष आप अवकलन कर रहे हैं। समझ गए मेरी बात को? आप किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं? एक्स के सापेक्ष। तो एक्स का गुणांक है सी, तो इसका अवकलन नहीं होगा, अर्थात सी गुणा एक, सी गुणा एक, एक मतलब एक्स का अवकलन प्लस डी, डी का अवकलन हो जाएगा जीरो। एक्स से स्वतंत्र स्वेच्छ अचर राशियों के अवकलन जीरो हो जाते हैं। स्वेच्छ जो राशियां होती हैं, इसमें स्वेच्छ राशियां ए बी सी डी प्रयोग की गई हैं, वो अचर पद बन जाती हैं और अचर पदों के अवकलन जीरो होते हैं। तो चलिए अपॉन कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी। देखो अभी आप एक चीज देखो, आपने कक्षा 11 तक त्रिकोणमिति को अच्छी तरह से पढ़ा है। तो त्रिकोणमिति में मैंने अभी पिछले वाले प्रश्न में ही आपको बताया था कि अवकलन करने के बाद, देखो इस वाली लाइन पर अवकलन हो चुका है, कैसे पता चला? देख लो, इस वाली लाइन में कहीं भी आपको डी ओवर डी एक्स दिखाई नहीं देगा। जहां डी ओवर डी एक्स दिखाई देगा वहां पर अवकलन होता है। देखो यहां पे, जैसे यहां पे लगा था, देखो जैसे यहां पे लगा था, अब हो चुका है। त्रिकोणमिति में क्या देखना? त्रिकोणमिति में क्या, किसी भी फलन में, चाहे वो प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन हो, चाहे वो लॉगरिथमिक फलन हो, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फलन हो, या वो अलजेब्रिक फलन हो, या वो एक्सपोनेंशियल फलन हो, किसी भी ऐसे भी हो, भाज्य गुणनखंड को नहीं छोड़ा जाता है। भाज्य का मतलब, इसमें हम देख रहे हैं कि कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हर में चल रहा है, और हम देख रहे हैं कॉस सी एक्स प्लस डी अंश में भी चल रहा है। तो अगर इसको आंशिक भिन्नों के रूप में बांट दिया जाए, आपने पार्शियल फ्रैक्शंस पढ़े होंगे जिनको कहते हैं आंशिक भिन्न। आंशिक भिन्न का मतलब होता है, जैसे कि मान लो ये लिखा हो a प्लस बी अपॉन सी,
तो हम इसको ऐसे बांट सकते हैं a/c प्लस b/c। लेकिन कब? यहां पर बांटने की आवश्यकता नहीं है, ये मैंने समझाने के लिए बताया है। बांटते कब है? देखो अगर कहीं लिखा हो AC प्लस b/c ऐसे लिखा हो, तो हम देख रहे हैं कि अंश के इस वाले पद में c उपस्थित है और हर में भी c उपस्थित है, तो इनको बांटना सही रहेगा, क्योंकि AC/c प्लस b/c, तो c से c कट जाएगा, तो a प्लस b/c रह जाएगा, कट गया गुणनखंड। इस दशा में आपको आंशिक भिन्नों में डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। तो देख लो, ये cos स्क्वायर cx प्लस डी है, जो यहां पर भी उपस्थित है, हालांकि इसमें उपस्थित नहीं है, लेकिन यहां पे भी तो नहीं है c b के साथ, लेकिन फिर भी बांटा, तो c से c कटा। c कटने के बाद इसमें भाज्य गुणनखंड समाप्त हो जाते हैं और फलन सरलतम रूप में पहुंच जाता है। किसी फलन का सरलतम रूप उस फलन का सबसे न्यूनतम रूप होता है, उसके बाद कोई भी भाज्य अभाज्य सभी अभाज्य गुणनखंड रह जाते हैं, मतलब कोई गुणनखंड कटता नहीं है। तो चलो इसकी आंशिक वन तोड़ दो, dy/dx। देखो इस वाले कोष्ठक को 1 2 3 फलन है, लेकिन इस वाले कोष्ठक का मान कितना आ रहा है? केवल a का 1 में गुणा करेंगे a, उसमें 0 जोड़ देंगे, तो a को आगे लिख लो, a cos cx प्लस डी cos ax प्लस b अपॉन ये वाला cos स्क्वायर cx प्लस डी प्लस, अब इसको ले लो, देखो इस वाले को, इसका मान आएगा c गुणा 1 तो c, और c में 0 है तो c, तो ये हो गया तुम्हारा साइन c साइन ax प्लस b साइन cx प्लस डी अपॉन cos स्क्वायर cx प्लस डी। नोट कर लीजिए, इस वाले फलन को हमने आंशिक भिन्नों में तोड़ दिया है, ऐसे करके चेक कर लो। आप अंश में कई सारे पद लगे हों और हर में केवल एक पद हो, तो आवश्यकता पड़ने पर हर के पद को आप अंश के सभी पदों के हर में लिख सकते हैं। देख लो cos स्क्वायर cx प्लस डी इसके भी नीचे है और इसके भी नीचे है, जिसको हमने अलग अलग कर दिया। इसको कहते हैं आंशिक भिन्नों में विभक्त करना। इसको क्या कहते हैं? आंशिक भिन्नों के रूप में विभक्त करना। तो हमने क्या कर दिया? पार्शियल फ्रैक्शंस यूज कर दिए इस जगह पर। इससे क्या होगा? इसका cos cx प्लस डी cos cx प्लस डी से कट जाएगा, एक cos cx प्लस डी बचेगी इधर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा dy/dx। स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, नीचे देखना जरा, ये हो गया तुम्हारा dy/dx। देखो a cos ax प्लस बी, सर कहां से आया? तो देखो a तो ये रहा और cos ax प्लस बी ये आ गया। इसमें हर में जो एक cos बचेगा, बटे की cos से व्युत्क्रम होता है sec, वो sec बन जाएगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा sec cx प्लस डी। लो ये वाला हिस्सा हल हो गया। सर ये नहीं समझ में आया sec cx प्लस डी कहां से आया? तो आप मुझे बताओ, cos पे घात लगी है 2, इसमें से एक घात कट गई तो एक बची cos, तो 1 बटे cos बराबर sec होता है, हर को गायब कर दिया, प्लस यहां पर देखो, यहां पर देखो अंश में कोई cos है ही नहीं, लेकिन हम देख रहे हैं कि कोण देखो, कोण cx प्लस डी, इसमें भी तो कोण है। अगर आप चाहो तो cos स्क्वायर को, ये नीचे 2 cos है, 2 घात हैं, जिनमें से एक घात को तो आप साइन के नीचे यूज कर लो, तो ये बन जाएगी तुम्हारी साइन बटे cos, जो tan बनाएगी, और एक cos बचेगी वो sec बना देगी। ऐसे करके देखो c, देखो ये वाली c, ये हो गया तुम्हारा साइन ax प्लस बी। अब देखो ये साइन cx प्लस डी है, बटे में cos cx प्लस डी, साइन थीटा बटे cos थीटा बराबर tan थीटा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा tan cx प्लस डी। देखो इसमें 2 है घात, एक घात को हमने साइन के साथ लगा दिया, एक बची उससे बना देंगे sec, तो sec cx प्लस डी, दिस इज योर आंसर। बता दीजिए।
देखिए अच्छी तरह से और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत ही अच्छा सवाल है, टेक्निकल क्वेश्चंस है। ऐसे ही क्वेश्चंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होते हैं और ऐसे ही बोर्ड परीक्षाओं में आने की संभावना रहती है। देख लो, एक कौस से एक कौस कट जाएगा, एक कौस बचेगा बटे में, जिसका बन जाएगा सेक। हर में एक कौस। इधर देखिए, इधर कोई कटा नहीं है, तो हमने क्या किया, सी और साइन ए एक्स प्लस बी, एक साइन और एक कॉस को लेकर टेन बना दिया, और एक जो कॉस बचेगी वो सेक बन जाएगी। बताइए जरा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वो हमें अच्छी तरह से बता सकता है। और आगे बढ़ जाएं, स्क्रीनशॉट ले लें, अच्छे क्वेश्चन है ये समझने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 देखो, माना भाई बराबर कॉस एक्स क्यू डॉट, डॉट का मतलब इंटू साइन स्क्वायर एक्स 5। नोट कर लो। देखो सवाल में अच्छी तरह से एक्स कितनी बार प्रयोग किया गया है, दो जगह पे, तो इसमें दो फलन बनेंगे, एक बनेगा कॉस एक्स क्यू और दूसरा बनेगा साइन एक्स 5। तो एक बात और नोट करो, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 4 तक आपको केवल एक एक फलन दिया गया था, तो आपने 4 उनका सीधा प्रयोग कर दिया। लेकिन क्वेश्चन नंबर में इसमें देखो 6 में और 5 में दो दो फलन दिए गए। सर पहचानेंगे कैसे कि दो फलन है कि एक फलन है? याद रखना, अगर सवाल में x का प्रयोग किन्हीं दो स्थानों पर हुआ है तो वो दो फलन है, 3 एक जगह पे हो जाएगा तो 3 फलन बन जाएंगे। नोट कर लो, एक x इस जगह पे प्रयोग हुई है और एक इस पर, तो ये तो बन गया तुम्हारा पहला फलन और ये बन गया दूसरा फलन। इनके बीच में गुणा लगा हुआ है दोनों में। क्वेश्चन एनसीईआरटी में देखेंगे तो डॉट लगाया है, डॉट का मतलब होता है गुणा। बताओ कितने फलन है ये? 2। और बताओ जरा, दोनों फलन योगफल में है, अंतर में है, गुणनफल में है या भागफल में है? देख लो, गुणनफल में लगे, तो दो फलनों का गुणनफल देख लीजिए यहां पर। एक गुणनफल, जब दो फलन गुणनफल में लगे हो, अर्थात डी ओवर डी एक्स फर्स्ट इंटू सेकेंड। आ जाइए बोर्ड पर, एक फलन दूसरा फलन और दोनों के बीच में गुणा, तो प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन। बताइए जरा, किसी को कोई प्रॉब्लम हो? अगर दो फलन गुणनफल में लगे हैं, यदि दो फलन, मैं फिर से आपको रिवाइव करा रहा हूं, रिपीट कर रहा हूं, अगर सवाल में x का प्रयोग एक स्थान पर है तो एक फलन बनेगा, दो स्थान पर है तो दो फलन बनेंगे, 3 स्थान पर है तो 3 फलन बनेंगे। और 3 फलन के चांसेस बहुत कम रहते हैं। हाँ, बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे लेकिन 2 फलन ज्यादा आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखना कि 2 फलन या तो योगफल में आएंगे या अंतर में आएंगे या गुणनफल में आएंगे या भागफल में आएंगे। तो याद रखना, योगफल और अंतर के लिए कोई सूत्र नहीं है। अगर योगफल में लगे हैं तो दोनों फलनों का अवकलन अलग अलग कर दो, अंतर में लगे हैं तो दोनों को अवकलन अलग अलग कर दो। लेकिन यदि गुणनफल और भागफल में लगे हैं तो देखो, गुणनफल का सूत्र ऐसे खोला जाएगा, पहले लिखा जाएगा प्रथम फलन और इंटू दूसरे का अवकलन किया जाएगा,
फिर लिखा जाएगा द्वितीय फलन और पहले का अवकलन किया जाएगा। कैसे? चलिए, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, चलिए y का अवकलन हो गया dy/dx, तुम्हारा LHS में है y, इसको हमने मान लिया है, जो फलन आपको दिया है उसको हमने y बराबर मान लिया। बताइए, 100% सफलता के लिए रोजाना नियमित रूप से आपको क्लास लेनी होगी। यहां पर इस क्वेश्चन में दो फलन हैं, तो हमने पहले फलन को पहला और दूसरे फलन को दूसरा। अब देखो सूत्र, अगर आपको दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करना है तो प्रथम फलन इंटू द्वितीय का अवकलन। तो चलो लिखो, प्रथम फलन cos x³ और द्वितीय का अवकलन करो dx sin स्क्वायर x5। देखो, प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन हो गया यहां तक, ये प्रथम है, ये द्वितीय है, और द्वितीय का अवकलन है। उसके बाद प्लस, देखो द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन, तो द्वितीय लिखो पहले, sin स्क्वायर x5 इंटू प्रथम का अवकलन, जिसका अवकलन करना है उसके सामने dy/dx लगा देते हैं। लो, इस वाले सूत्र को देख लो, इस सूत्र के हिसाब से दोनों फलनों को रखा गया है। यदि कोई दो फलन किस में लगे हैं? गुणनफल में। यदि कोई दो फलन गुणनफल में लगे हैं तो बड़ी आसानी से फर्स्ट इंटू सेकेंड दोनों फलनों के गुणनफल का अवकलन ऐसे कर लेते हैं। प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का। चेक कर लो, इनको मैंने इसमें रख दिया है, देख लो, प्रथम कॉस द्वितीय का अवकलन, तो देखो ये रहा कॉस द्वितीय का, प्रथम द्वितीय का अवकलन, और द्वितीय इंटू प्रथम, तो द्वितीय ये आ गया, और प्रथम का अवकलन करो। बताइए, अब देखो d/dx जिस वाले फलन के आगे लगा होगा उसका अवकलन करना है आपको। तो देखो, इस वाले फलन के आगे d/dx लगा है, तो एक तो अवकलन इसका करना है और एक d/dx यहां पर लगा है, एक अवकलन इसका करना है। फिर से मैं आपको बता रहा हूं, जिस फलन का आपको अवकलन करना है उस फलन की तुलना सूत्रों से करना। मैंने देखो यहां पर मैंने केवल आपको sin x का सूत्र लिखा है, न किसी घात का, जैसे x पे घात लगी है। एक नियम और समझ लो अच्छी तरह से कि यदि फलन पर घात लगी है तो ध्यान रखना उसे घात फलन कहते हैं, और घात फलन में पहले अवकलन घात का ही किया जाता है। तो चलिए, इसमें कितनी घात लगी है? 2। कितनी घात लगी है? 2। तो ध्यान रखना, आपको इस वाले हिस्से को x मानना होगा, इस वाले हिस्से को, इतने को, इस वाले हिस्से को हम x मान लेंगे। तो जब हम इस वाले हिस्से को, सबको पूरे को x मान लेंगे तो ये बन जाएगा x²। समझ गए? चलो आगे बढ़ते हैं। dy/dx बराबर cos x³ का तो करना ही नहीं है, इंटू देखो sin x की घात 5 को हमने x मान लिया पूरा, तो अब हम इसको पूरा x मान लेंगे, तो घात 2 लगी तो ये क्या बन जाएगी? x²। और पता है तुमको x² का अवकलन क्या होता है? 2x। तो ये बन जाएगा तुम्हारा 2 sin x5 इंटू d/dx। बताना जरा, आपने x क्या माना था? sin x5। इसका अवकलन दोबारा से कर देंगे, sin x5 बता दीजिए। तब तक चैन रूल का प्रयोग करते रहते हैं जब तक कि सवाल सूत्रों में नहीं पहुंच जाएगा। इसका अंतिम अवकलन होगा x⁵5 का। अभी भी d/dx लगा हुआ है, समझ गए होंगे मेरी बात को। प्लस ये हो गया तुम्हारा sin स्क्वायर x5 इंटू, देखो d/dx लगाया cos x³ के सामने, मैंने आपको सूत्र लगाया है cos x का, न कि x³ का, तो इस x³ को आप x मान लेंगे। बताओ जरा, अगर आपने इसको x मान लिया तो अब इसको क्या पढ़ेंगे आप? cos x,
और cos x पढ़ेंगे तो cos x का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये आएगा तो माइनस साइन एक्स की, और जितना हिस्सा माना है आप उसको कहेंगे डी ओवर डी एक्स, उसका अवकलन द्वारा से कर देंगे। बताइए किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो यहां से आगे आप कर लेंगे डी वाई ओवर डी एक्स बराबर 2 आगे ले लीजिए 2 cos एक्स क्यू साइन एक्स 5 इंटू, देखो हमने वास्तविक राशि को आगे लगा दिया है। अब आपको अवकलन करना है साइन एक्स की घात 5। अब इतना तो समझ ही गए हैं सभी कि अवकलन करना किसका है, तो जिस फलन के आगे डी वाई ओवर डी एक्स लगा हो उसी फलन का अवकलन करना है, तो इसका अवकलन करना है। अवकलन करते समय आप ये निश्चित करें कि जो फलन आप अवकलन कर रहे हैं उसकी सूत्र से तुलना करके x के स्थान पर x है या नहीं। मैंने आपको साइन x का सूत्र लिखाया है और यहां पर आ रहा है साइन x की घात 5, तो इसको आप मान लीजिए कि ये x है, इसको आप क्या मान लेंगे, x। तो इसको पढ़ेंगे आप साइन x, जिसका अवकलन हो जाएगा cos x, और जितना हिस्सा माना उसका अवकलन द्वारा कर देंगे डी वाई ओ डी एक्स एक्स 5। बता दीजिए इस वाले हिस्से को चेक करो, इसमें यहां पर माइनस लगा हुआ है, तो इसका गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहां पे, तो माइनस साइन स्क्वायर एक्स 5 साइन एक्स क्यू, देखो साइन स्क्वायर एक्स 5 ये आ गया और साइन एक्स क्यू आ गया, और इसका अवकलन एक्स क्यू का, देखो एक्स की पावर एन का होता है एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो एक्स क्यू का हो जाएगा तुम्हारा 3x की पावर 3 माइनस 1। नोट कर लो सूत्र है ये तुम्हारा, x की पावर n का अवकलन n x की पावर n माइनस 1। अब n के स्थान पर हो गया 3, तो n के स्थान पर 3 यहां और n के स्थान पर 3 यहां, तो n x की पावर n माइनस 3 में से एक जाएगा तो 2 घात रह जाएगी इसकी, ये हो जाएगा तुम्हारा 3x स्क्वायर, तो x की का अवकलन लिख देंगे 3x स्क्वायर। बताइए किसी को कोई कैसी भी समस्या हो तो चलिए डी वाई ओवर डी एक्स बराबर, देखो x की घात 5, इसका अवकलन और शेष रहे, पूरे सवाल में देख लो शुरू से लेकर अंत तक कहीं भी डी वाई ओवर डी एक्स नहीं लगा हुआ, यहां लगा है, तो इसका अवकलन अभी शेष है। और यदि आप एक लाइन बचाना चाहते हैं तो इसका डायरेक्ट कर देते हैं, कर दें। देखो x की पावर n का अवकलन होता है n x की पावर n माइनस 1, तो x की घात 5 का अवकलन हो जाएगा 5x की घात 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 5x की घात 4। x की घात 5 का अवकलन 5x की घात 4, इसका अवकलन आप चाहो तो दोबारा से पूरी लाइन को उतार के, नहीं तो आप समझ, चलो कर ही देता हूं, 2 cos एक्स क्यू साइन एक्स 5 cos एक्स 5 इंटू 5x4, देखो ये कहां से आ गया 5x की घात 4, इसका अवकलन है x की घात 5 का। अब उसमें देखो 1 2 3 फलन लगे जिसमें इसको लगा लो आगे, तो माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स 5, आगे पीछे कर दिए, अगर करना चाहो तो कर लो, नहीं कोई बात नहीं है, गुणनफल क्रम नियम का पालन करता है। बताओ करें कि नहीं करें, चलिए कर दिया। तो देखो जैसे हमने यहां पर 3x स्क्वायर को आगे लिखा, ऐसे ही 5x4 को आगे आप लिख दो और आंसर आ जाएगा तुम्हारा। आंसर तो इस लाइन पे ही आ जाता, मैंने थोड़ा इसको और क्लियर कर दिया है। डी वाई ओवर डी एक्स 5 का गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, x की घात 4 ये वाली, और इनको लिख दो cos एक्स क्यू साइन एक्स 5 cos एक्स 5 माइनस 3x स्क्वायर साइन एक्स क्यू साइन स्क्वायर एक्स 5, दिस इज योर आंसर। बताइए किसी को कैसी भी कोई समस्या हो तो वो हमें कमेंट करके बता सकता है।
यहां तक किसी को कैसी भी समस्या हो वो हमें कमेंट करके बता सकता है। बताओ, स्क्रीनशॉट ले लिया करो क्वेश्चन का। ये प्रथम फलन था और ये द्वितीय फलन था, तो प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन ऐसे किया जाएगा, प्रथम इंटू द्वितीय का अवकलन इसका प्लस द्वितीय इंटू प्रथम का अवकलन इसका। इनके निहित फलनों से अवकलन खोले गए हैं, तो इसका अवकलन नहीं करना है क्योंकि इसके सामने डी ओवर डी एक्स नहीं लगा है, और इसका अवकलन करना है तो इस फलन पे घात लगा हुआ है, घात, तो पावर का अवकलन पहले करते हैं, तो x की घात 2 का अवकलन हो जाएगा 2x, इसको हमने x मान लिया है, sin x5 घात का अवकलन किया गया, और इसका अवकलन द्वारा से होगा sin x5 का। कितना ज्यादा समय हो गया कि क्लास में? तो चलिए, वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, तो आज इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस ठीक है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और ना भूलें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसमें अभी आपके क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10 4 क्वेश्चंस रह गए हैं अभी, तो वो अगले वाले लेक्चर में होंगे। यदि हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना ना भूलें, और यदि वीडियो हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि JR क्लास आपके लिए एक सुगम और सरल तरीका लेकर आया है। इससे सरल और सहज तरीका आप बिल्कुल निश्चित रूप से अपनी बोर्ड परीक्षा में 95% मार्क लाने की हम आपसे उम्मीद करते हैं। प्रयास करेंगे कि आपका प्रत्येक सवाल आपके सीधा दिमाग में प्रवेश करे। धन्यवाद।